Dear students, today we are going to cover special purpose books. They are also called primary books of accounts. तो हम लोग आज स्पेशल पर्पस बुक्स जो एक विशेष महत्व की बुक कीपिंग के अंदर कुछ बुक्स होती हैं उसको कवर करेंगे। जो बुक्स हम कवर करेंगे उनको परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न्स बुक, सेल्स रिटर्न्स बुक और बिल्स रिसीवेबल्स एंड बिल्स पेएबल बुक्स कहा जाता है। अब ये स्पेशल पर्पस बुक्स क्यों कही जाती हैं? क्योंकि आप जब जर्नल और लेजर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर बनाते हैं तो इनके अंदर बहुत सारी चीजें हम लोग कवर करते हैं इन जनरल, राइट। साधारण तौर पर हम बहुत सारी चीजें कवर करते हैं, बट व्हाट वी डू नॉट कवर इज डिफरेंट पर्पसेस। अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग बुक्स को मेंटेन करना। मैंने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में फर्क बताया था। अकाउंटिंग क्या है? रूल्स, 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, गोल्डन रूल्स को फॉलो करते हुए और डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाना। दैट इज व्हाट इज अकाउंटिंग, दैट्स अ प्रोसेस। Bookkeeping is a process in which you maintain different set of books for different purposes. तो हमने जैसे अभी यूनिट 1 के फर्स्ट चैप्टर में कैश बुक पढ़ा था, पेटी कैश बुक पढ़ा था, जिसके पर्पस डिफरेंट तरीके के होते हैं। इसी तरह से हम लोग अब जो पर्पस की बुक्स पढ़ने जा रहे हैं वो है परचेज बुक, परचेज रिटर्न्स बुक। तो वो सारी परचेजेस जो क्रेडिट परचेजेस होती हैं, जो बिजनेस उधार सामान खरीदता है, उसको हम परचेज बुक के अंदर लिखते हैं। और परचेज रिटर्न्स बुक के अंदर जो उधार सामान हम खरीद कर लाते हैं उसे रिटर्न कर देते हैं बिजनेस की तरफ से, उसको हम परचेज रिटर्न्स बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। सो दीज आर द टू फर्स्ट प्राइमरी सेट ऑफ बुक्स दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन स्पेशल पर्पस बुक्स। तो इससे क्या, सबसे पहले तो क्या फायदे हैं कि मैं परचेज बुक और परचेज रिटर्न्स बुक बनाऊं, इसके जो है क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, इसको समझने की जरूरत है। तो when we make a purchase book, we make purchase journal and purchase ledger. और ये बुक क्या रिकॉर्ड करती है? ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स जिसमें कंपनी या फर्म डील करती है। इस बात को यहां पर मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि जब आप कोई भी क्रेडिट परचेज करते हैं तो वो कंपनी का रूटीन बिजनेस होना चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के पर्पज से। बार बार कंपनी उस चीज को खरीदती और बेचती है, वो चीज क्रेडिट परचेज के अंदर काउंट की जाती है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर्स के या कंप्यूटर के पार्ट्स बनाते हैं, तो कंप्यूटर के पार्ट्स खरीदना, कंप्यूटर को खरीदना और बेचना, इसको आपको परचेज या सेल माना जाएगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए आप कंप्यूटर्स के बिजनेस में, पार्ट्स के बिजनेस में, लेकिन आप अपने कंपनी के यूज के लिए कोई बिल्डिंग खरीदते हैं, कोई लैंड खरीदते हैं, कोई मशीनरी खरीदते हैं, टेक्नोलॉजी खरीदते हैं, इन चीजों को आप रूटीन नहीं खरीदते हैं, एक बार खरीदते हैं और बिजनेस के अंदर परमानेंटली यूज करते हैं, ये आपकी एसेट्स होती हैं, इसको आप गुड्स नहीं मानते। तो ये मैंने आप लोगों को, जब हम लोग जर्नल एंट्री सीख रहे थे लास्ट सेमेस्टर में, तो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो कैश क्रेडिट परचेजेस हैं वो सारी की सारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से करी गई होती हैं, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसको आप एसेट्स मानते हैं, एंड यू डू नॉट ट्राई टू एंटर देम इन दी परचेज बुक। तो परचेज बुक, जो परचेज जर्नल हम बनाएंगे और परचेज लेजर हम बनाएंगे, उसके कॉम्बिनेशन को हम परचेज बुक बोलते हैं। जो कैश परचेज ट्रांजैक्शंस हैं, जो आप नगद खरीद के लाते हैं सामान, वो गुड्स के ट्रांजैक्शंस जो हैं वो आप ऑब्वियसली कैश बुक में लिखेंगे। कैश बुक हम पढ़ चुके हैं डिटेल में, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम कैश बुक्स। तो उसमें एंटर करते हैं जो बहुत छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, पोस्टेज, ट्रैवलिंग, कन्वेंस, कुरियर, राइट, एंटरटेनमेंट, सन्ड्री, मिसलेनियस एक्सेट्रा, ये सब जो है वो पेटी कैश बुक में चले जाते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। जो अभी मैंने आपसे कहा कि आपने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा, परमानेंट यूज के लिए टेक्नोलॉजी खरीदी, मशीनरी खरीदी एक्सेट्रा, ये जो है वो जर्नल प्रॉपर करके बनाया जाता है, विच इज अनदर सेट ऑफ प्राइमरी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। उसके अंदर आप रिकॉर्ड करते हैं। तो परचेज बुक के अंदर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको नोट करने हैं कि हम सबसे पहले तो परचेज बुक क्या है, परचेज जर्नल और परचेज लेजर का कॉम्बिनेशन है। दूसरा, इसके अंदर केवल क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे, क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शंस, जो उधार पर आप सामान खरीद के लाए हैं उसके ट्रांजैक्शंस, क्योंकि कैश बुक के अंदर आप कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, राइट। एक और जो प्राइमरी बुक हम पढ़ चुके हैं वो उसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं। जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि गुड्स परचेज की ही रिकॉर्ड इसके अंदर रखी जाएगी, क्रेडिट गुड्स परचेज्ड।
उधार जो सामान आप खरीद के लाए, और सामान की डेफिनेशन क्या है, गुड्स की डेफिनेशन क्या है, द गुड्स इन विच द कंपनी डील ऑन अ डेली बेसिस, विच इज द ब्रेड एंड बटर ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस के लिए जो ब्रेड एंड बटर है, जिससे बिजनेस पैसा कमाती है, वो सामान को डील करते वक्त जब आप कोई उधार सामान खरीदते हैं, उसको आप परचेज बुक, परचेज जर्नल और परचेज लेजर के अंदर मेंशन करते हैं। ठीक है, अब आती है इंफॉर्मेशन की परचेज बुक के अंदर आप रिकॉर्ड कैसे करेंगे ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग के अंदर जो परचेज बुक बनाते हैं, उसके अंदर आप रिकॉर्ड कैसे करेंगे ट्रांजैक्शन। जब आप किसी से कोई सामान उधार खरीदते हैं, तो व्हाट डू यू गेट इन रिटर्न फ्रॉम द सेलर? यू विल गेट एन इनवॉइस और यू विल गेट अ कॉपी ऑफ द बिल, राइट। वो बिल बनाएगा या इनवॉइस बनाएगा जिसको कहते हैं, और वो आपको देगा। सेलर के पास से जब बिल आ जाएगा तो उसके अंदर किस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी? डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, किस तारीख को ये क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शन हुआ है, ये आपको पता चल जाएगा। कितना क्वांटिटी और किस प्राइस पर, किस रेट पर ये खरीदा गया है सामान, ये आपको उसके अंदर मिल जाएगा, राइट। इफ देयर इज एनी डिस्काउंट दैट हैज बीन ऑफर्ड बाय द सेलर, तो वो डिडक्टेड होगा, वो दिख जाएगा आपको। और नेट पेएबल अमाउंट, कितना अमाउंट पेएबल है, वो दिख जाएगा। और उसके बाद डेट ऑफ पेमेंट, उसके अंदर जो फ्यूचर डेट ऑफ पेमेंट है, 15 दिन, 20 दिन, 8 दिन, 10 दिन के बाद जो आपको उनको पेमेंट करनी है। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको इनवॉइस से मिल जाएगी, और ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है टू एंटर दिस ट्रांजैक्शन इनटू परचेज जर्नल और परचेज लेजर। अब ये देखिए आप लोग स्क्रीन पर, आई एम शोइंग यू व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ परचेज जर्नल बुक और परचेज बुक। तो ये एक बहुत जनरल और सिंपल फॉर्मेट है। पहले जब कंप्यूटराइज्ड बुक कीपिंग नहीं होती थी, तो परचेज रजिस्टर्स होते थे, परचेज जर्नल्स होते थे, वो इस प्रकार से प्रिंटेड होते थे कि एक कॉलम होता था लेफ्ट साइड में डेट का, उसके बाद एक इनवॉइस नंबर का कॉलम होता था, देन द नेम ऑफ द सप्लायर, इसको आप सेलर भी बोल सकते हैं, उसके बाद लेजर फोलियो का नंबर यहाँ पे लिखा हुआ होता था, देन डिटेल्स, और उसके बाद अमाउंट। अब मैं एक एक करके इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये जो परचेज जर्नल बुक है, इसमें क्या क्या कॉलम्स हैं। डेट, ये डेट ऑफ ट्रांजैक्शन हमने अभी डिस्कस किया था, जिस तारीख को आपने उधार सामान खरीदा, ये आपको यहां पर लिखनी है। और ये कहां से मिलेगा आपको? इनवॉइस से। जो सेलर ने आपको बिल दिया, इनवॉइस दिया, उससे आपको मिलेगा। इनवॉइस नंबर भी आपको इनवॉइस से मिल जाएगा, एक सीरियल नंबर होता है हर बिजनेस में। जब आप भी काम करते हैं, आप सेल करते हैं, क्रेडिट सेल्स करते हैं, तो एक इनवॉइस जनरेट करते हैं। तो आजकल कंप्यूटराइज्ड इनवॉइसेस जनरेट होते हैं, तो एक सीरियल नंबर कंप्यूटर ऑटोमेटिकली हर इनवॉइस को एलोकेट कर देता है, और वो जनरेट होकर के प्रिंटेड फॉर्म में आपको मिल जाता है। एंड देन यू एंटर दैट पर्टिकुलर इनवॉइस नंबर इनटू द इनवॉइस नंबर कॉलम। आई एम जस्ट, आप मेरा कर्सर देखिए, मैं यहां पर इंडिकेट कर रहा हूं, इसमें इनवॉइस नंबर डाल देंगे। उसके बाद नेम ऑफ सप्लायर। नेम ऑफ सप्लायर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किससे आपने सामान खरीदा। देखिए जब आप कभी मार्केट जाते हैं और कहीं से सामान खरीदते हैं, वो आपको कैश मेमो देता है, तो क्योंकि आप कैश पे कर देते हैं, तो देखिए जब वो मेमो देखेंगे आप, तो ऊपर, सबसे ऊपर उस दुकान का नाम लिखा होगा। तो जब आपके पास इनवॉइस आता है, तो सबसे ऊपर उस इनवॉइस की लिखा होता है कि ये किसका इनवॉइस है, इस इनवॉइस का ओनर कौन है, किसने इशू किया है आपको ये इनवॉइस, ये बिल या ये कैश मेमो किसने इशू किया है। तो उसका नाम, उसका एड्रेस वगैरह वहां पर लिखा हुआ होता है। सो दैट इज द सेम थिंग यू हैव टू रिकॉर्ड ओवर हियर। यू विल राइट मेसर्स XYZ एंड कंपनी, ABC एंड कंपनी। उसके बाद जो कॉलम है दैट इज लेजर फोलियो। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है, आप रेफर करेंगे जहां पर आपने परचेज का लेजर बनाया होगा, उस लेजर के अंदर जो फोलियो नंबर होगा वो यहां पर रिकॉर्ड होगा। अब जब आप बेसिकली कंप्यूटराइज्ड बुक कीपिंग करते हैं या कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, तो यहां पर फाइल्स को आप लिंक कर देते हैं, रिकॉर्ड्स को आप एक दूसरे से लिंक कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली लेजर फोलियो नंबर पिकअप हो जाता है। बट अगर आप फिजिकल रिकॉर्ड बना रहे हैं, किसी रजिस्टर में एंट्री कर रहे हैं, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर ये रजिस्टर है और आपको रजिस्टर में परचेज बुक में एंटर करना है, तो आप लेजर फोलियो ढूंढ करके दूसरे रजिस्टर से, जिसमें आपने लेजर्स बनाए हैं, वहां से निकालकर आप इसमें लिखेंगे। और मैंने आप लोगों को सैंपल्स पिछले सेमेस्टर में दिखाए थे कि लेजर फोलियो किस प्रकार से होता है, 1 2 3 4 5 या ABCDE जैसे एक डायरेक्टरी बनी हुई होती है, वैसा लेजर फोलियो बना होता है, उसमें से आप फोलियो नंबर यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। तीसरा जो एक और इंपॉर्टेंट कॉलम है, डिटेल्स। इसके अंदर देखिए आप ये लिख सकते हैं कि कितना क्वांटिटी आपने परचेज किया है, किस रेट पर परचेज किया है, और कितना डिस्काउंट आपको ऑफर हुआ है। वो सारी कैलकुलेशन, वो सारी मैथमेटिकल, एरिथमेटिकल
एलिमेंट्स आप इस कॉलम के अंदर मेंशन कर सकते हैं, और जो नेट पेएबल अमाउंट है वो लास्ट में जो अमाउंट का कॉलम है, डिटेल्स में आप ये सब लिख दीजिए और अमाउंट के कॉलम में आप वो लिख दीजिए। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में ये अलग अलग कॉलम्स बने हुए होते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, और आप एक कॉलम एंटर करेंगे अगला खुल जाएगा, दूसरा एंटर करेंगे तीसरा खुल जाएगा, तीसरा एंटर करेंगे तो लेजर फोलियो आ जाएगा, लेजर फोलियो में आप लिंक दे देंगे तो अपने आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड को लिंक कर देगा, डिटेल्स का कॉलम खुल जाएगा, उसमें आप डिटेल्स भर दीजिए, क्या क्वांटिटी, रेट, राइट, उसको एंटर करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा, और अमाउंट ऑटोमेटिकली कंप्यूटर्स कैलकुलेट कर देते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो हैं वो इंटरनली कंट्रोल्ड सॉफ्टवेयर बने हुए होते हैं परचेज बुक के, उसमें आप चीजें एंटर कर देते हैं। अगर रजिस्टर फॉर्मेट है तो वो इस तरह से आपके सामने रखा जाएगा, ठीक है। अभी भी बहुत जगहों पर रजिस्टर फॉर्मेट्स यूज होते हैं और परचेज बुक्स रखी जाती हैं, लेकिन जो बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं विच आर परचेजिंग गुड्स डेली in in some lakhs of quantity, I would say they would not prefer to maintain physical registers because it would not be very apt for the personnel deployed for this particular work to maintain registers. तो आपको अगर registers maintain करने पड़ेंगे तो maybe you would need some 100 registers in a month, which would be a costly stationery agreement, राइट उसकी वजह आप एक कंप्यूटर एक आदमी रखेंगे तो आप डेली बेसिस पर आराम से जितनी परचेजेस आपकी हो रही हैं 2 या 3 स्टाफ मेंबर्स की मदद से आप सब कर सकते हैं, और सारा का सारा मटेरियल कंप्यूटर और उसकी हार्ड ड्राइव और उसकी स्टोरेज में सेव हो जाएगा। यू डोंट हैव टू फिजिकली मेंटेन registers and racks and protection of those registers etc. जो थोड़े स्मॉलर बिजनेसेस होते हैं, मिड सेगमेंट बिजनेसेस होते हैं, वो इन तरीके के रजिस्टर्स को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये दीज आर द डिफरेंट हेडिंग्स ऑफ अ परचेज बुक। तो अब आप अगर एक एग्जांपल के तौर पर देखिए कि एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, मेसर्स हर्षा इलेक्ट्रॉनिक्स ने इन द मंथ ऑफ अगस्त 2014 कुछ ट्रांजैक्शंस किए हैं। अब आपको उसको परचेज बुक के अंदर उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, तो ये बुक कीपिंग का प्रोसेस हमको स्टार्ट करना है। तो डिटेल्स देखिए, 5 अगस्त को हर्षा इलेक्ट्रॉनिक्स हैज परचेज्ड फ्रॉम मेसर्स नरेश इलेक्ट्रॉनिक्स invoice number 250 5 color TV sets of rupees 12,500 per piece, trade discount on all items at rupees 20%। तो इसको जो है समझिए, मेसर्स नरेश इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो सप्लायर है, उससे उन्होंने 5 अगस्त को सामान खरीदा है, क्रेडिट परचेज किया है, 5 कलर टीवी सेट्स डिटेल्स वाले कॉलम में आएंगे 12,500 पर पीस के हिसाब से। सो यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन, 12,500 मल्टीप्लाइड बाय 5। उसके बाद आप ट्रेड डिस्काउंट इसमें से 20% टोटल अमाउंट का 20% कम कर देंगे। देखिए इसको कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं, क्योंकि 20% फ्लैट आपको हर टीवी पर डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप 12,500 में से 20% लेस कर दीजिए इसका निकाल करके अमाउंट, और उसके बाद 5 टीवी के क्वांटिटी से उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर आप टोटल 12,500 पर 5 टीवी का कॉस्ट निकालिए, उसमें से 20% माइनस कर दीजिए, राइट। तो ये एक तरीका है कैलकुलेशन का। तो ये कैलकुलेशन डिटेल्स वाले कॉलम में आएगी, क्वांटिटी वाले क्वांटिटी कैलकुलेशन सारी उसमें आ जाएंगी, सप्लायर में मेसर्स नरेश इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगा, इनवॉइस नंबर में 250 आ जाएगा, और डेट वाले कॉलम में अगस्त 5 आ जाएगी। अब इसका एग्जांपल देखिए, मैं नीचे आपको दिखा देता हूं, इट इज वेरी वेरी सिंपल। देखिए डेट आपकी 5 अगस्त, इनवॉइस नंबर इज 250, मेसर्स नरेश इलेक्ट्रॉनिक्स इज द सप्लायर, 5 कलर टीवी सेट 12,500। ये आप यहां भी लिख सकते हैं, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप ये यहां पर लिखेंगे और यहां नहीं लिखेंगे, राइट। नाउ द कैलकुलेशन इज 5 into 12,500 which is 62,500, उसमें से 20% डिस्काउंट 12,500 का बनता है, आपने उसको कैलकुलेट कर लिया, और टोटल अमाउंट आपने जो है वो 50,000 रुपए यहां पर लिख दिया। दिस इज नेट पेएबल अमाउंट। तो ये आप ध्यान से देखिए, ऐसे सारे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आपको यहां पर एंटर करने हैं जो आपने क्रेडिट परचेजेस की, क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शंस डेट वाइज विद डिटेल्स एंड नेम्स ऑफ सप्लायर्स along with the invoice numbers, यहां पर आप एंटर करेंगे, और उसके बाद आप इस पूरे नेट पेएबल अमाउंट के कॉलम को जोड़ देंगे। तो इन द मंथ ऑफ अगस्त आपको पता चल जाएगा कि आपने 2,02,280 रुपए की क्रेडिट ट्रांजैक्शंस परचेज की है, आपने उधार सामान 2,02,000 रुपए का खरीदा है।
अब आप देखिए इसके अंदर जो फायदा है, जो मैं एडवांटेजेस आपको शुरू में बोल रहा था, व्हाट आर द एडवांटेजेस। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहला एडवांटेज, यू नो कि आपने कितनी परचेजेस क्रेडिट पर करी है इस महीने में, दैट इज द फर्स्ट थिंग। जो दूसरा एनालिटिकल एडवांटेज आपको मिलता है, हर एक सप्लायर का नाम आपके सामने है हाईलाइटेड, कि कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने कितना सामान खरीदा, उसको कितने रुपए देने हैं, नरेश से कितने रुपए लेकर के कितना सामान खरीदा, पवित्रा से उन्होंने कितना सामान लेकर के खरीदा है और उसको कितने रुपए वापस करने हैं, ये सारी चीजें आपको एक जगह पर मिल जाएंगी। तीसरा जो बड़ा एडवांटेज है, आप कंपेयर कर सकते हो कि आप एक महीने में कैश ट्रांजैक्शंस कितनी करते हो परचेज की, और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस परचेजेस की कितनी करते हो, क्योंकि कैश बुक से आपको कैश परचेजेस दिख जाएंगी और परचेज के लेजर से आपको कैश परचेजेस दिख जाएंगी। इसको आप कंपेयर करके देख सकते हो कि मेरे पास परचेज बुक में कितने क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शन है, उधार सामान में कितना खरीदता हूं। तो विजवी एक एनालिसिस, एक कंपैरिजन आप कर सकते हो और अपने बिजनेस के लिए डिसीजंस ले सकते हो कि मेरे लिए क्या ज्यादा करना अच्छा है, ज्यादा मैं उधार लेता हूं या मैं कम उधार लेता हूं, या मेरे पास जो कैश है वो उधार लिए हुए सामान को पैसा वापस करने के लिए मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैश है कि नहीं, ये एनालिसिस करने में मदद करता है। तो ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं जब आप परचेज बुक बनाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आप जर्नल लिखते हैं। देखिए, जो आप जर्नल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे थे, जो प्राइमरी सेट ऑफ बुक्स में जर्नल और लेजर आपने बनाया था, वो आपने डबल एंट्री सिस्टम में बनाया था। उसका एक फॉर्मेट बहुत स्टैंडर्ड था, उसकी एंट्रीज जो है वो 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बेस पर आपने करी थी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक अ जनरल फॉर्मेट फॉर परचेज बुक एंड यू हैव टू जनरली एंटर ऑल द क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शंस, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक बुक है। तो इसके अंदर बिल्कुल बुक कीपिंग की तरह आपको काम करना है। एक बुक के अंदर आपको रिकॉर्ड लिखने हैं, एक रजिस्टर के अंदर आपको एक रिकॉर्ड लिखना है। तो आप उसी तरीके से इसको कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है मैंने आप लोगों को परचेज बुक का एग्जाम्पल दिखाया है। परचेज बुक से आप, जो परचेज जर्नल बुक है, उससे आप परचेज लेजर भी बना सकते हैं। अब इसको ध्यान में रखते हुए आपको लेजर बनाना है। जो लेजर हमने जर्नल के साथ सीखा था, दैट इज अकाउंटिंग। वो अकाउंटिंग प्रोसेस है, उससे ट्रायल बैलेंस बनेगा और ट्रायल बैलेंस से फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे। ये जो है ये बेसिकली स्पेसिफिक पर्पस की बुक है, स्पेशल पर्पस की बुक है। केवल क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शंस के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है आपने, जर्नल बनाया है। अब आप लेजर पोस्ट करेंगे, तो अगर आप लेजर देखेंगे तो आपको कौन कौन से लेजर मिलते हैं इस जर्नल से। नरेश इलेक्ट्रॉनिक्स का एक जर्नल लेजर बनेगा, कैपिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक लेजर बनेगा, ईस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बनेगा और पवित्रा का। जब आप नरेश का बनाने जाएंगे तो देखिए 2 ट्रांजैक्शन है, एक अगस्त 5 को और एक अगस्त 25 को। तो ये देखिए आप, फॉर्मेट इसका बिल्कुल सेम है नरेश इलेक्ट्रॉनिक्स का। बुक्स किसकी है? हर्षा इलेक्ट्रॉनिक्स की। हेडिंग आप सेम डालेंगे, डेट डालेंगे इसके ऊपर, राइट, और उसके नीचे आप किसका बना रहे हैं लेजर, उसका नाम यहां पर नोट करेंगे, राइट। तो और उसकी डेबिट और क्रेडिट साइड है, देखिए सेम फॉर्मेट है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसका फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, राइट। जो लेजर हम लोगों ने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या अकाउंटिंग प्रोसेस के लिए नोट किया था, वही फॉर्मेट आपको यहां पर यूज करना है। डेबिट साइड के डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट के कॉलम्स हैं और क्रेडिट साइड के डेट पर्टिकुलर्स और अमाउंट के कॉलम्स हैं। तो अगर आप जर्नल एंट्रीज नॉर्मली क्या करेंगे जब आप क्रेडिट ट्रांजैक्शंस करते हैं, परचेज क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देखिए बाई परचेजेस वाली साइड में आपने अगस्त 5 को परचेज 50,000 रुपीज, अगस्त 25 को परचेजेस 43,200। यहां पर आप लिख सकते हैं बाई परचेजेस, यहां पर नहीं लिखा हुआ है बट आप लिखेंगे, तो बाई परचेजेस करके आप लिख सकते हैं और इसकी टोटल कर सकते हैं नीचे कि 93,200 का टोटल जो है नरेश इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बनता है। सो नरेश इलेक्ट्रॉनिक्स को आपको कितना पेमेंट करना है? 93,200। ऐसे ही कैपिटल को आपको 29,700 का पेमेंट करना है, 76,950 आपको ईस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का करना है। इस तरह से आप इसके सबके लेजर्स बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको इसीलिए फास्ट रख रहा हूं क्योंकि ये हम लोग लेजर्स पहले पढ़ चुके हैं। तो जर्नल का एक नॉर्मल फॉर्मेट आप बनाएंगे, एक रजिस्टर फॉर्मेट बनाएंगे और उसको लेजर में इस तरह से ट्रांसफर करेंगे और इसी तरीके से आप परचेजेस अकाउंट भी बना सकते हैं। तो ये इसको आपको ध्यान रखना है। अगर मैं
इसी के साथ आपको रिलेट करके सेल्स बुक भी पढ़ाऊं तो वो भी आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी. लेट अस क्विकली सी व्हाट इज देयर इन द सेल्स बुक. राइट, एक बार हम लोग सेल्स बुक भी देख लेते हैं ताकि हम लोगों को बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाए कि सेल्स बुक में क्या है. ये देखिए, जो सेल्स बुक है उसमें भी बिल्कुल सेम इसी तरीके के कॉलम्स हैं, केवल कॉलम का एक का नाम बदल गया है, नेम ऑफ कस्टमर, क्योंकि आप सेल कर रहे हैं तो क्रेडिट सेल ट्रांजैक्शंस इसके अंदर आप कैप्चर करेंगे फॉर द मंथ, फॉर द ईयर, जो भी टाइम पीरियड है, तो इसलिए नेम ऑफ कस्टमर लिखा है. यहां पर आपको पेमेंट मिलेगा. क्रेडिट सेल्स का मतलब यह है आफ्टर सम टाइम यू विल रियलाइज द पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर. तो आपको कस्टमर से पैसा मिलेगा, इसलिए आप यहां पर कस्टमर का नाम लिखेंगे. आप बिल बनाएंगे, आप इनवॉइस बनाएंगे, आप इश्यू करेंगे, जिसको इश्यू करेंगे उसका नाम उस बिल पे लिखेंगे. टू करके आप नाम लिख देंगे, इस आदमी को मैंने ये बिल दिया है. उस पे डेट ऑफ ट्रांजैक्शन जो होगी वो डेट के कॉलम में आएगी. उस इनवॉइस का नंबर आप अपने इनवॉइस में जनरेट करेंगे. नेम ऑफ कस्टमर में आप लिखेंगे जिस कस्टमर को आपने सामान बेचा है. लेजर फोलियो आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के लेजर से उठ जाएगा. डिटेल्स, कितना सामान बेचा, किस दाम पर बेचा, क्वांटिटी, रेट, डिस्काउंट, और कैलकुलेट करके नेट रिसीवेबल अमाउंट यहां आएगा. तो ये बिल्कुल सेम एक्सप्लेनेशन है, एग्जैक्टली रिवर्स टू परचेज बुक, क्योंकि उसमें क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शंस थे, इसमें क्रेडिट सेल्स ट्रांजैक्शंस है. और इसी तरीके से आप देखिए नीचे वही फॉर्मेट बनेगा. 4 मार्च को मीना ट्रेडर्स को आपने इतना सामान और रेट के साथ बेचा, उसका नेट रिसीवेबल अमाउंट है 15,500. आपको मीना ट्रेडर्स से 15,500 रुपीस रिसीव होने हैं. कोहली फर्नीचर से, हंडा फर्नीचर मार्ट से आपको क्या क्या सामान लेना है, कितना सामान आपने उनको बेचा, किन किन डेट्स पर, और उनसे क्या नेट रिसीवेबल अमाउंट होगा जो आपके पास आएगा. तो इन द मंथ ऑफ मार्च 2014 1,30,500 रुपए का नेट सेल्स आपकी आती है, जो अमाउंट आपको रिसीव होगा क्रेडिट सेल्स के बाद. इसी तरीके से आप जर्नल का लेजर बनाएंगे. देखिए लेजर के ट्रांजैक्शंस, जब आप कोई क्रेडिट सेल्स करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले डेटर क्रिएट करते हैं अपनी बुक्स में, ताकि उस आदमी को आप पेमेंट के लिए अपनी बुक्स में ऐड कर सकें. तो मीना ट्रेडर्स, मैसेस मीना ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट में जाता है, क्यों? क्योंकि सेल्स अकाउंट इज गुड्स अकाउंट, दैट इज रियल अकाउंट, दैट इज मूविंग अवे फ्रॉम द बिजनेस इन सेल्स. इसका एग्जैक्टली उल्टा होता है परचेजेस में, वो डेबिट साइड में आता है. राइट, सो दिस इज हाउ यू विल मेक दी सेल्स बुक से सेल्स लेजर बनाने का काम आप करेंगे. बट यू हैव टू रिमेंबर 2 थिंग्स. परचेज बुक में केवल क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शंस आएंगे, और पर सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स ट्रांजैक्शंस आएंगे. कैश के सारे ट्रांजैक्शंस कैश बुक में चले जाते हैं. तो हमको कैश बुक और पेटी कैश बुक हम समझ चुके हैं, उसमें जाने की जरूरत नहीं है. तो बेसिकली आज आपको मैंने परचेज बुक और सेल्स बुक बनाना और उससे उसका लेजर बनाना सिखा दिया है. ठीक है, तो इसको आप लोग ठीक से समझ लीजिए. और अगर इस पे कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो इसको आप लोग गूगल क्लासरूम में पोस्ट कर दीजिए. मैं जो नेक्स्ट क्लास लूंगा मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा, उसको समझने की कोशिश करूंगा और फिर उसका रिजोल्यूशन आपको पेश करूंगा. ठीक है, एनी क्वेश्चंस? तो वो आप लोग गूगल क्लासरूम में मेरे को डाल दीजिए. ये रिकॉर्डिंग अब आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी. थैंक यू.